हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं श्याम पचौरी और आपका स्वागत करता हूं जागृति आईएएस में। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत हमने इसके कालखंड, इसके क्षेत्र और जो कि स्रोत हैं इस सभ्यता के, जिनके आधार पर इस सभ्यता को जाना जाता है, उन सारी आयामों की चर्चा हमने बृहद और विस्तृत रूप में कर ली थी। पार्ट 2 के अंदर हमने उपनिषदों के बारे में एक गहन चर्चा की, थोड़े दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर चर्चा की, किंतु वो जरूरी था। वहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चों की कॉन्सेप्चुअल समझ वहाँ से उतनी नहीं होती, तो हमें वो चीज़ क्लियर करना आवश्यक था। इसलिए पार्ट 2 को हमने उसी तरीके से डिजाइन किया था। अब हमारे वैदिक सभ्यता के पार्ट 3 के अंतर्गत हम विशेषताओं को जानेंगे इस सभ्यता की। तो विशेषताओं के अंतर्गत क्या जानने लायक है, तो उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। इस सभ्यता की आर्थिक प्रणाली कैसी है, इस सभ्यता की सामाजिक संरचना कैसी है, इस सभ्यता के सांस्कृतिक पहलू कैसे हैं और राजनीतिक दशा कैसे कैसे इस सभ्यता में परिपक्व होती जा रही है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। किंतु आज नहीं, इस पर हमारी चर्चा आगे आगे होती चलेगी, किंतु आज जितना हो सकेगा उतना क्लियर करेंगे। सबसे पहले वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को जानने का हम प्रयास करते हैं। विशेषताओं से संबंधित कालखंड, विशेषताओं से संबंधित डायमेंशन में हम चर्चा करेंगे इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था को जानने के क्रम में इसको दो भागों में डिवाइड करके हम समझें तो ज्यादा हमारी समझ बन सकेगी। जैसा कि हमने कालखंड के अंतर्गत वैदिक सभ्यता को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था ऋग्वैदिक कालखंड और दूसरा था उत्तर वैदिक कालखंड। ऋग्वैदिक कालखंड को हमने बताया कि ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का कालखंड था। उत्तर वैदिक कालखंड 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 बीसी तक रहा। तो इनकी कुछ अपनी सामान्य विशेषताओं में अंतर पाया जाता है, तो इनकी आर्थिक विशेषताओं में भी कुछ अंतर होगा। तो क्या इनकी व्यवस्थाओं में हमें अंतर दिखाई दे रहा है, इनकी व्यवस्थाएं कैसी अलग हैं एक दूसरे से, इसको हम आज के अध्ययन में जानेंगे। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम जानेंगे कि कृषि की प्रणाली इनकी कैसी है। सबसे पहले ये जान लें कि यहाँ इनकी कृषि उन्नत अवस्था में न हो करके कृषि बहुत निम्न दशा में हो रही है, अल्प हो रही है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में की जा रही है। कहीं कहीं थोड़े प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। थोड़े प्रमाणों के अंतर्गत अगर एक दो फसल का हम नाम जान लेंगे तो वो हमारे एग्जाम के लिहाज से काफी प्रभावशाली होगा। जैसे कि यव का उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। यव मतलब जौ। जौ का प्रमाण हमें ऋग्वेद के अंतर्गत लिखित रूप में प्राप्त होता है। यहां से प्रश्न बन सकता है। फिर कृषि के बारे में जो चर्चा की गई है उसके अंतर्गत ऋग्वेद में कितने बार कृषि का उल्लेख हुआ है, यहां से भी प्रश्न बनने की गुंजाइश होती है। याद रखिए 24 बार उल्लेख ऋग्वेद में इसके बारे में हुआ है। और क्या बात है जानने लायक कृषि से संबंधित? कृषि बहुत अल्प हो रही है। यहां से इतने ही डायमेंशन बनेंगे, इतना ही जानने लायक है। कृषि सामान्यतः नगण्यतम मात्रा में हो रही है। ऋग्वैदिक जो सामाजिक व्यवस्था है, ऋग्वैदिक जो इकोनॉमी है, वह पशुपालन पर डिपेंड है, ना कि कृषि पर। यह भी प्रश्न जानने लायक था। अब बात करते हैं उद्योग की। तो उद्योग के स्तर में केवल इतनी बात जाननी है कि इनका उद्योग बिल्कुल सामान्य था। सामान्य यानी
बहुत निम्न दशा में था। अच्छा, एक बात देखिए, जहाँ कृषिगत प्रणाली ही विकसित नहीं हो सकी है, कृषि प्राथमिक क्षेत्रक है। जब प्राथमिक क्षेत्र में उन्नति होगी, कृषि में उन्नति होगी, अधिशेष उत्पादन होगा, लोगों का भरपूर मात्रा में भरण पोषण हो सकेगा। कुछ लोगों के हाथ अब रिक्त हो जाएंगे तो उनको काम करने के लिए जो समय उनके पास होगा उसमें नई वस्तुओं का उत्पादन हमें होता दिखाई देता है। तब उद्योगों की संरचना स्थापित होती है। तो यहाँ जब कृषि का ही इतना डेवलपमेंट नहीं हो सका है, पशुपालन हो रहा है, पूरी इकोनॉमी ही पशुपालन पर डिपेंड है, तो हमें उद्योगों का स्तर भी अत्यंत सामान्य दिखाई देगा, यानी सामान्य से भी गया बीता दिखाई देगा। तो प्रश्न अगर रहे कि उद्योग का स्तर उच्च था तो बिल्कुल गलत रहेगा। अब हम पशुपालन पर बात करते हैं। पशुपालन एक अपने आप में बड़ी बात है ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत। तो क्या है इसमें जानने जैसा? तो इसमें क्या है कि ऋग्वेद में पशुओं के बारे में उल्लेख किया गया है। बहुत सारे पशुओं का उल्लेख किया गया है, सबके नाम बिल्कुल जानना जरूरी नहीं है। घोड़े का सबसे ज्यादा मात्रा में उल्लेख हुआ है। सामान्यतः बच्चे ऐसा समझते हैं कि गाय का ज्यादा बड़ी मात्रा में उल्लेख हुआ होगा ऋग्वेद के अंतर्गत, क्योंकि गाय के आधार पर ही ऋग्वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था है उसका निर्धारण होता है। तो ऐसे में गाय का उल्लेख ज्यादा होना चाहिए। तो याद रखिए, प्रश्न अगर इस प्रकार का रहता है तो घोड़े का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है, ये सही रहेगा। गाय का उल्लेख हुआ है किंतु घोड़े की अपेक्षाकृत कम और अन्य पशुओं की अपेक्षाकृत ज्यादा, यानी दूसरे नंबर पर गाय का उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत हुआ है। किंतु जो इकोनॉमी का आधार है वह तो गाय ही है, इसलिए गाय का अपना महत्व है। क्या महत्व है गाय का? इसको हम इस आधार पे जान सकते हैं कि ऋग्वेद के अंतर्गत हमें ऐसे बहुत सारे शब्द बनते दिखाई देंगे जो गौ शब्द यानी गाय से बनते दिखाई देंगे। गौ माने गाय ही होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द जो गौ से बनते हुए नजर आने को हैं। उन शब्दों के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैचिंग के लिहाज से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के देखे गए हैं। अगर आप 20-25 वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे और एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन कमीशन ने पहले पूछे हैं। तो क्योंकि हम तो उसी आधार पर पैटर्न डिजाइन करते हैं, अपनी क्लास का जो शेड्यूल तैयार करते हैं उसी तरीके से करते हैं, तो निश्चिंत रहिए। गौ के आधार पर जो शब्द निर्माण हो रहे हैं उनमें कुछ जो कि आपके महत्व के हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले जान लें कि एक शब्द मिलता है गोत्र। गोत्र क्या है, थोड़ा इसे जान लेंगे। गोत्र के बारे में जो सामान्य आजकल जो समझ है उसका विकास उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत होता है। आप सब जानते ही हैं गोत्र का जो सामान्य अर्थ आजकल हम लोग वंश या कुल लगाते हैं। एक ही कुल के लोगों के लिए गोत्र शब्द का उपयोग आजकल किया जाता है और इसका उपयोग कहां से प्रारंभ हुआ? तो उत्तर वैदिक कालखंड से प्रारंभ हुआ, यानी ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था हमें दिखाई नहीं देनी है। तो क्या है वहां अर्थ इसका सामान्यतः? इसका सामान्यतः अर्थ ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत यह है कि जिन लोगों की गायें एक स्थान पर बंधती थीं उन सबको गोत्र के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता था। यानी जिन लोगों की गाय एक ही स्थान पर बंधेगी,
एक ही गौशाला में बंधेगी, उन सब लोगों को एक ही गोत्र का माना जाएगा। अब जरूरी नहीं कि वो सारे लोग एक ही कुल के हों, एक ही वंश के हों, किंतु बाद में उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत आते आते ये बात परिवर्तित हो जाएगी और अब जो गोत्र का आधार है वो कुल या वंश हो जाएगा। और आधुनिक योगदान में अगर वैदिक सभ्यता से देखें तो हम गोत्रीय प्रणाली भी देखते हैं। अगर मेंस के लिहाज से आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जब प्रश्न इस प्रकार का बनेगा कि वैदिक संस्कृति से आधुनिक भारत में क्या योगदान देखा जा सकता है, तो एक गोत्रीय प्रणाली का पॉइंट भी आप नजर रखिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा शब्द ग्राम शब्द, ये भी गौ शब्द से ही कुछ मिलता जुलता हुआ दिखाई देता है। अगर हम थोड़ा गहराई से चर्चा करें तो ग्राम शब्द भी निर्माण गौ से ही हो रहा है, क्योंकि आप थोड़ा गहराई से इसे समझेंगे क्या होता है ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत कि लोगों का एक समूह है, उस समूह को जन कहा जाता है और ये जन घूमता फिरता रहता है। ये यानी जन क्या है? कबीला है। एक कबीले के पास अपनी बहुत सारी गाय होती हैं जिनको लेकर के ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लगातार भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमण करते रहते हैं। क्यों भ्रमण करते रहते हैं? तो सामान्य सी समझ है, जो पशुपालन पर इकोनॉमी आधारित होगी, जहां कृषि नहीं होगी, तो पशुओं के लिए जहां चारा हमें प्राप्त हो जाएगा, जहां इस सभ्यता के लोगों को चारा गाह मिल जाएगा, वहां थोड़े दिन रुक जाएंगे और जब वहां से चारा जब रिक्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उस स्थान को छोड़ करके फिर दूसरे स्थान की ओर पलायन होगा। यानी जन घुमंतु प्रकार का है, खाना बदोश है, बंजारा टाइप है। किंतु जब तक चारागाह में घास है, पशुओं के खाने के लिए भोजन है, तब तक वह एक स्थान पर डेरा डालेंगे और वो डेरा कच्चा होगा। कच्चा मतलब कोई नगरीय सभ्यता की तरह पक्की ईंटों से निर्मित मकानों की संरचना दिखाई देने को नहीं है। घास फूसों से निर्मित मकान बनेंगे, यानी झोपड़ियां बनाई जाएंगी। जैसे कि आज भी हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान और हरियाणी क्षेत्रों से अभी भी बहुत सारे जो ऊंट चराने वाले लोग हैं, गायों को चराने वाले लोग हैं, वहां से उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में आते हैं, ग्रीष्मकालीन समय में आते हैं और वो क्या करते हैं, जहां उन्हें चारा मिलता है वहीं पे विश्राम करते हैं, वहीं रुक जाते हैं और एक डेरा डाल देते हैं। तो अभी तो वो डेरा अस्थायी रूप से बनाते हैं, उसमें टेंट का उपयोग करते हैं, तंबू लगाते हैं, पॉलीथीन के जो फट वगैरह होते हैं उससे निर्मित करते हैं। किंतु उस समय में ऐसी व्यवस्था आपको नहीं दिखाई देगी, तो घास फूस से ही ऐसी झोपड़ियां निर्मित होंगी। तो जिस स्थान पर ऐसी झोपड़ियां निर्मित हुई उसी को ग्राम कह दिया, क्योंकि गायों को ये चराते फिरते हैं और गायों के लिए ही एक स्थान पर रुके हैं, क्योंकि वहां उन्हें चारा प्राप्त हो गया है, इसीलिए उस स्थान को इन्होंने थोड़े दिन के लिए ग्राम कहा। तो ग्राम का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक और शब्द को जानते हैं, संग्राम। संग्राम शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। संग्राम का बेसिक अर्थ ये है कि युद्ध। ये जो जन हमें दिखाई दे रहे हैं ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ये जो घुमंतु कबीले जो हमें दिखाई दे रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भ्रमण करते हुए अपनी गायों के साथ, ऐसे बहुत सारे जन दिखाई देंगे, बहुत सारे कबीले दिखाई देंगे। तो इस ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत पशुओं की प्राप्ति के लिए एक दूसरे पर
हमें युद्ध होते हुए दिखाई देंगे वो गायों के लिए होंगे। गाय प्राप्ति के लिए एक दूसरे से जो झगड़े हो रहे हैं उसे ही संग्राम कहा गया। हम आगे बात करेंगे, सामाजिक दशा में बात करेंगे, राजनीतिक दशा में बात करेंगे कि यहाँ युद्ध होते हैं ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत। युद्ध का आधार गाय है। गाय को प्राप्त करने के लिए ही युद्ध होता है, क्योंकि पशुपालन ही इकोनॉमी का आधार है। अब संग्राम का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर एक शब्द गविष्टि है, इसका अर्थ भी युद्ध है। एक गवेषणा शब्द है, इसका अर्थ भी युद्ध है। यानी 3 शब्दों का उपयोग युद्ध के लिए किया गया। एक संग्राम, एक गवेष्टि, एक गवेषणा। अगर मैचिंग के लिहाज से इनसे संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो आप बना ही देंगे, तो इसमें कोई संशय की बात अब रह नहीं जाती। अब एक शब्द और लेते हैं, गौमत। गौमत का सामान्य अर्थ धनी व्यक्ति होता है, अमीर व्यक्ति होता है। अब थोड़ा समझिए, ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत जिनके पास गायों की बड़ी मात्रा होगी उन्हीं को तो धनी माना जाएगा। जैसे आज की इकोनॉमी में जो इकोनॉमी का आधार है वो क्या है? मुद्राएं हैं, धन है। धन है तो उसके आधार पर इसकी चर्चा होती है। किंतु इस कालखंड के अंतर्गत हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमी का आधार गाय है। तो जिनके पास बड़ी मात्रा में गाय होंगी उन्हीं को गौमत कहा जाएगा, उन्हीं को अमीर माना जाएगा, धनी माना जाएगा। फिर एक शब्द गोपति है। गोपति का सामान्य अर्थ क्या है? राजा। जो गौ का प्रमुख है, यानी जो जन का प्रमुख है और जन के पास जितनी गाय हैं उनका भी प्रमुख है, वही तो राजा है। गोपति ही राजा है ऋग्वेद के अंतर्गत। किंतु हमें उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत आते आते थोड़ा परिवर्तन दिखाई देने को है। उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत क्योंकि इकोनॉमी का आधार कृषि हो जाएगा और कृषि का आधार भूमि है, इसलिए अब राजा को गोपति की बजाय भूपति कहा जाएगा। अब यहां तो इकोनॉमी का आधार ही गौ है, तो इसलिए राजा को भी गोपति कहा जा रहा है। अब एक शब्द गोधूली है। गोधूली का अर्थ शाम है। सब लोग जानते ही हैं, जो गांव के बच्चे हैं उनसे मैं अपेक्षा करता हूं वो तो जानते ही होंगे। गांव में जब शाम को चारा चुंगने के बाद जब गायें वापस लौट करके आती हैं तो उनकी पदचापों से कच्चे मार्गों पे जो धूल पड़ी होती है वो उड़ने लगती है, तो कुछ धूलमय वातावरण हो जाता है। इसीलिए यानी गाय के द्वारा जो धूली उड़ाई जा रही है जिस समय में, उसी को गोधूली कहा गया। और ऐसी स्थिति शाम को बनती थी क्योंकि शाम को गायें चारा खा करके वापस आती थी। प्रश्न आपका एक और होगा, थोड़ा अंदर गहराई से जाएं तो कहानी के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। सुबह भी तो गायें जा रही हैं, पर किंतु वहां तो ऐसी धूलमय वातावरण बनता दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके पीछे थोड़ी सी समझ की आवश्यकता है। शाम को रात्रि में ओस पड़ती है, ओस पड़ने के कारण कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो सुबह तो ऐसा वातावरण नहीं दिखाई देना। किंतु शाम को धूप के कारण ओस तो अब नहीं रही, अब ओस ही नहीं रही तो धूल तो उड़ेगी, तो इसलिए शाम को ऐसा वातावरण निर्मित होगा। फिर एक शब्द देखिए आगे, एक शब्द है गोधन। गोधन, गोधन का अर्थ अतिथि होता है ऋग्वेद के अंतर्गत। कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार एक और शब्द सुझाते हैं
अतिथि के लिए गोखन। उनका मानना है कि ये शब्द गोधन नहीं गोखन है। ऐसे विद्वानों का मानना ये है कि जो अतिथि वो लोग होते थे जिनको भोजन के रूप में गौ का मांस परोसा जाता था, उन्हीं को अतिथि कहा जाएगा। पर समझने की बात ऐसी है कि वैदिक सभ्यता के लोग जिस गौ के लिए अपनी इकोनॉमी का आधार बनाए बैठे हैं, यानी जिनकी इकोनॉमी का आधार गौ है, क्या वो लोग गाय को मांस के रूप में मार करके खा जाएंगे? नहीं भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो थोड़ी गहराई से सोचने की बात है। किंतु जो भी हो, गोखन हो या गोधन हो, शब्द का उपयोग किया गया है। अगर आपके प्रश्न में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी ऑप्शन रहता है, तो समझिए कि गोधन मतलब अतिथि, यानी सही है। फिर एक शब्द है अघन्या। अघन्या शब्द किसके लिए उपयोग किया गया? अघन्या शब्द का मतलब गाय के लिए ही इसका उपयोग किया गया है, और मतलब इसका ये है कि जो मारने योग्य नहीं है, मारने योग्य गाय ही है, क्योंकि इकोनॉमी का आधार गाय है, क्योंकि इसके आधार पर तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था चल रही है, और अर्थव्यवस्था से ही तो आगे चल के राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सारी चीज हमें निर्मित होती दिखाई देगी एक बृहद पैटर्न के रूप में उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत। तो या इसीलिए तो मैं पीछे कह रहा था कि गोधन या गोखन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, गोमांस का उपयोग कैसे कर सकते हैं। फिर एक शब्द दुहिता है। दुहिता का अर्थ बेटी से लगाया जाता है। जो बेटी गायों का दूध दुहती थी, वही दुहिता कहलाती थी। तो ये सामान्य समझ की थोड़ी सी बातें थी, अब इनको समझ लिया तो पशुपालन से संबंधित हमारा जो डायमेंशन है वो क्लियर हो जाता है। अगले डायमेंशन में ऋग्वेद में व्यवसाय के बारे में क्या चर्चा मिलती है, उसकी समझ भी बनना आवश्यक है। व्यवसाय तो तब होगा जब उद्योग होगा, उद्योग तब होगा जब कृषिगत प्रणालियां होंगी बृहद स्तर में। किंतु बृहद स्तर में छोटे छोटे व्यवसाय तो होते रहेंगे, गाय का लेना देना होता रहेगा, भोजन में जो छोटी मोटी चीजें उपयोग कर रहे हैं उनका लेना देना होता रहेगा। यानी व्यापार है, व्यवसाय है, किंतु बहुत उन्नत नहीं है, निम्न दशा में है। फिर क्या प्रणाली है, विनिमय का साधन क्या है, लेन देन का साधन क्या है? तो अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही बना हुआ है व्यापार का साधन, सिक्के का प्रचलन नहीं हुआ। व्यापार के डायमेंशन में बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत। उत्तर वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे पहले हम ये जानें कि अब इकोनॉमी का आधार क्या हो गया। जहां ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत इकोनॉमी का आधार पशुपालन है, अब यहाँ पर उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत आते आते इकोनॉमी का आधार पशुपालन से हटकर कृषि हो जाता है। जहां लोग अभी तक कबीले के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को लिए फिर रहे थे, अब वह एक स्थान पर रुक गए हैं, रुक गए हैं। जैसे ही रुक जाएंगे वहीं स्थायी जीवन की शुरुआत होगी, और जहां स्थायी जीवन की शुरुआत होगी, इसका मतलब ही ये है कि कहीं न कहीं स्थायित्व के पीछे कृषि का योगदान है। थोड़ा समझते हैं। कृषि के लिए थोड़ी समय की आवश्यकता होती है। कोई फसल है, मान लो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल हम बोते हैं, फिर उसमें बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं। बोने के बाद ऐसा नहीं है कि सीधे हम काटने चले जाते हैं, हम बहुत सारे उसमें काम करते हैं। अभी तो उसमें तमाम खाद, रासायनिक खाद, तमाम चीज़ें, पानी, सारी चीज़ें हम लगाते हैं, उपयोग करते हैं।
एक निश्चित समयोपरांत हम उसको काटते हैं, फिर उसको निकाल करके अपने घर लाते हैं। यानी कि एक समय लगता है। अभी जो टेक्नोलॉजी तो बहुत कुछ परिवर्तित हो गई, जैसे कि सिंचाई के साधन में कृत्रिम नल संयंत्रों का उपयोग करने लग गए, नलकूपों का उपयोग करने लग गए। पहले, इससे पहले जो टेक्नोलॉजी है सिंचाई के साधन में, कुछ और हो सकती है। हम सिंचाई के बारे में अभी बात करेंगे। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रणालियां कुछ और हो सकती हैं, किंतु समय तो उतना ही लगना है जितना आज लग रहा है। तो कृषि में समय लगता ही है, 4 से 5 महीने लगते ही हैं किसी फसल में पकने के लिए। तो उतने महीने के लिए एक स्थान पर डटना पड़ेगा, तभी स्थायी जीवन की शुरुआत हो जाती है। लोग एक स्थान पर निवास करना प्रारंभ करेंगे, वहीं स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ। स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ, कृषि की प्रणालियां विकसित हुई, तो कुछ फसलें हमारे सामने निकल करके बाहर आईं। तो कुछ फसलें जान लेते हैं, जैसे कि गेहूं का अब खूब उत्पादन होने लग गया है। गेहूं का उत्पादन हमें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी बड़ी मात्रा में दिखाई देता है, हमने चर्चा की है उस पर। गेहूं के लिए जो वैदिक साहित्य में शब्द उपयोग किया गया है वह है गोधूम। ये भी गौ शब्द से ही निर्मित है, गोधूम। फिर एक शब्द चावल के लिए हमें मिलता है व्रीहि। व्रीहि, व्रीहि का उत्पादन हो रहा है, यानी चावल का उत्पादन हो रहा है। अब गन्ने का भी उत्पादन किया जा रहा है। तिलहल, दलहल आदि का उत्पादन तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखा आपने। 9 फसलों का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता वाले लोग कर रहे हैं। गन्ने का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ आते आते अब गन्ने का प्रथम बार उत्पादन होना दिखाई दिया। एक और फसल को हम जान लेते हैं, जिसको कि वैदिक कालीन लोग नहीं जानते थे। कौन सी फसल नहीं जानते थे? प्रश्न रह सकता है इससे संबंधित। तंबाकू को वैदिक कालीन लोग नहीं जानते थे। गन्ने का उत्पादन हो रहा है, गन्ने को जानते थे। इतनी फसल जान ली, काम हो जाता है। फिर कृषि में जुताई के लिए क्या उपयोग करते थे? सामान्य बात है, अभी थोड़े दिन पहले से ये ट्रैक्टर वगैरह चलने लगे हैं, न उससे पहले तो बैलों से चलने वाले हलों का ही उपयोग होता था। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में कृषि के अंतर्गत बैलों का ही उपयोग किया जा रहा है, हल में हल जोतने के लिए। पर बात ये याद रखने लायक है कि वैदिक साहित्य में ऐसी चर्चा है कि कई बैलों से जोते जाने वाले हलों का उपयोग किया जाता था। तो कैसी बात हो जाती है? कई बैलों से जोते जाने वाले, कई बैलों में 24-24 बैलों का यहाँ पे उल्लेख मिल रहा है। तो ऐसा कैसा हल था कि 24 बैलों से खींचा जाता था? विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हल हो सकता है कि जिसमें 24 बैल उपयोग किए जाते हों, किंतु सामान्य समझ की बात यह है कि कृषि इतनी विस्तारित इन लोगों ने कर ली है, अब कृषि बड़ी मात्रा में होने लग गई है। खेत का आकार अब इतना बड़ा हो गया है कि एक बार में उस क्षेत्र को जोतने के लिए 24 बैलों वाले हलों का उपयोग, यानी कि 2-2 बैल की 12 जोड़ी बन जाएंगी, 12 हलों का उपयोग होगा। यानी बड़ी खेत हम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी देखते हैं ग्रामीण एरिया में, अभी अलग अलग पैटर्न है। राजस्थान के अंतर्गत आपको कुछ और दिखाई देगा, हरियाणा पंजाब में कृषि भूमि का आकार बड़ा दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती गई है, इसलिए वहाँ जोत का जो आकार है वो छोटा हो जाता है। किसी व्यक्ति पर 1 बीघे जमीन पड़ती है, किसी पे 4 बीघे पड़ती है, किसी पे 10 बीघे पड़ती है, उसी को हम क्षेत्र कहते हैं। उस व्यक्ति के अंतर्गत, उस व्यक्ति के पास जितनी जमीन है उसी को हम क्षेत्र कहेंगे, खेत कहेंगे। तो खेत का आकार इतना बड़ा है कि उसे जोतने के लिए 12 जोड़ी हलों का उपयोग किया जाएगा। हलों के लिए जो शब्द उपयोग किया गया है वैदिक साहित्य में, उसे जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन ही सकता है। लांगल और सिर का
सिर शब्दों का उपयोग किया गया है। लांगल और सिर शब्दों का उपयोग हल के लिए किया गया है। किंतु जो समझने जैसी बात है, प्रश्न घूम करके आ सकता है, क्या लांगल और सिर शब्द आर्य भाषा समूह के शब्द हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अनार्य संस्कृति से लिए गए शब्द हैं, अनार्य संस्कृति से लिए गए शब्द हैं। क्योंकि जो लांगल है या सिर है, जिसे कि हम हल शब्द से जान रहे हैं, वह आर्यों के द्वारा निर्मित किया नहीं गया होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। हलों की जो प्रणाली है वो पहले से अनार्य लोगों के पास थी, जो कि भारत के मूल निवासी थे। उन लोगों से हलों के बारे में जाना और उनके ही शब्दों का उपयोग उन्होंने किया। जैसे कि हमने बहुत सारे शब्दों के बारे में अभी जाना है, अंग्रेजों से बहुत सारे शब्दों के बारे में जाना। स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जिसे कहते हैं, बस स्टॉप होता है, हम उनका उपयोग डायरेक्ट करते हैं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हम उनका हिंदी अनुवाद तो नहीं करते, डायरेक्ट उपयोग करते हैं। ऐसे ही आर्यों ने अपने भाषा वर्ग में इन शब्दों को जगह दी, क्योंकि ये जो हल का जो पैटर्न है वो अनार्यों से इन्होंने सीखा था। प्रश्न यहां से बन ही सकता है कि हल शब्द से पहले से ये परिचित थे आर्य, या इनके ही द्वारा ये निर्मित कोई कृषिगत उपकरण है? तो बिल्कुल नहीं, अनार्य लोगों के द्वारा निर्मित था, उनसे इन्होंने सीखा था। तो हमारी बात इस पे पूरी हो गई। फिर लांगल और सिर शब्दों के बारे में जो चर्चा होती है वो हमारी कंप्लीट है। और जो 24-24 बैलों से जोते जाने वाले हलों का जो उपयोग किया गया है वो किस साहित्य से हमें प्राप्त होता है? ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत इसकी चर्चा दिखाई देगी। फिर अब हम उपकरणों की ओर बढ़ते हैं। उपकरण में दो बातें जानना जरूरी है। दो प्रकार के उपकरण आपको दिखाई देंगे। एक वे उपकरण जिनका उपयोग कृषि कार्यों में हो रहा है, यानी कृषिगत उपकरण। एक वे उपकरण जिनका उपयोग युद्धक कार्यों में किया जा रहा है, यानी युद्धक उपकरण। तो दो प्रकार के उपकरण हो गए। लांगल सिर कृषिगत उपकरण है। युद्धक उपकरणों के बारे में आपको जानना बिल्कुल जरूरी नहीं, कैसे बाण धनुष कैसे क्या उपयोग करते थे, शब्द बताएंगे। जैसे कि ये धनुष बाण भी उपयोग करते हैं, ये जो है हेलमेट का उपयोग करते हैं, तरकस का उपयोग करते हैं, ऐसे सारी चीजें युद्धक उपकरणों में ये उपयोग कर रहे हैं। किंतु प्रश्न बनेगा लोहे के साक्ष्य से, क्योंकि उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोहे के प्रमाण हमें प्राप्त हैं। इससे पहले हमें ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत या उससे पूर्व में कहीं भी हमें लोहे के प्रमाण दिखाई नहीं देंगे। अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के प्रमाण प्राप्त हुए, जो कि उत्तर वैदिक कालखंड के माने जाते हैं, उत्तर वैदिक कालखंड के। तो लोहे का उपयोग किया जा रहा है, किंतु याद रखिए कृषिगत उपकरणों की बजाय युद्धक उपकरणों में, यानी धनुष बाण के बाणाग्र अग्रभाग जो बनाए जा रहे हैं उनमें इनका उपयोग होगा। भाला वर्षी में इनका उपयोग हो सकता है, कुछ भी कहीं भी उपयोग, हेलमेट में इसका उपयोग होगा। किंतु कृषिगत उपकरणों में इनका उपयोग नहीं होगा, हल में इनका उपयोग नहीं होगा, इनकी जो कुदाल फावड़े जो तमाम चीजें हैं उनमें इनका उपयोग नहीं होगा। तो फिर कैसे हल का कैसे निर्माण हो गया? मिट्टी को ये कैसे खोदेगा? इसके पीछे सामान्य समझ की बात यह है कि या कोई अन्य धातु का उपयोग हो रहा है या पशु हड्डियों का उपयोग हो रहा है फाल के रूप में।
हल्की फाल के रूप में या तो तांबे का उपयोग किया जा रहा है, कांसे का किया जा सकता है, या पशुओं से बने किसी फाल का उपयोग किया जा सकता है, किंतु अभी तक लोहे का कोई उपयोग कृषिगत उपकरणों में नहीं किया जा रहा है। यहाँ से हमारी बात क्लियर हो गई। फिर हम बढ़ते हैं व्यापार प्रणाली की ओर। कैसी है व्यापार प्रणाली? व्यापार प्रणाली में ये जानने के लायक बिंदु ये है कि यहाँ भी सिक्का नहीं है, तो विनिमय प्रणाली अभी भी वस्तु विनिमय ही है। वस्तु विनिमय ही अभी भी व्यापार की प्रणाली बनी हुई है, किंतु व्यापार में अब ऋग्वैदिक कालखंड में जो हमें व्यापार का पैटर्न दिखाई दे रहा है, उससे बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। अब व्यवसाय का स्तर थोड़ा उन्नत हो गया। प्रश्न उन्नत या उन्नति से बनेगा, ना कि किस चीज में उन्नत हो गया है, वहां से नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट से बनेगा। सिक्का है तो नहीं है, वस्तु विनिमय है तो बिल्कुल है, व्यापार का स्तर अत्यंत उन्नत है तो बिल्कुल नहीं, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था से व्यापार का पैटर्न उन्नत है तो बिल्कुल सही। ये सारी चीजें व्यापार के बारे में। फिर एक शब्द बन सकता है कि शतमान क्या है? शतमान बेसिकली विनिमय का ही एक साधन है। शतमान के द्वारा वस्तु विनिमय की प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। तो प्रश्न बनेगा कि शतमान किस चीज से संबंधित है? एक तो ये प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न ये बनेगा कि ये किस कालखंड से संबंधित है? तो उत्तर वैदिक कालखंड से। यहाँ से हमारी चर्चा कंप्लीट हो गई। अब हम कृषि के अंतर्गत सिंचाई प्रणाली के बारे में थोड़ी समझ बना लें तो हमारा काम हो जाएगा। सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत जानने लायक ये बात है कि सबसे पहले हमें नहरों का वर्णन दिखाई देगा। नहरों का वर्णन हो रहा है वैदिक साहित्य के अंतर्गत। तो सामान्य समझ की बात यह है कि अब नहरें प्रथम बार खोदी गईं और नहरों के माध्यम से सिंचाई होने लग गई। यानी इससे पहले कैसे सिंचाई होती थी? इससे पहले या तो नदियों के द्वारा होती थी या वर्षा पर आधारित कृषि होती थी। जो छोटी मोटी कृषि यव की खेती हमें ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दिखाई दे रही है, उसमें सिंचाई के लिए या तो वर्षा के जल का उपयोग हो रहा है या नदियों के जल का उपयोग हो रहा है। यानी कि ऐसी कृषि या तो उन क्षेत्रों में होगी जहां वर्षा का स्तर उन्नत है या नदियां जहां हैं, नदियों से सिंचाई हो सकती है। सूखे वाले स्थानों पर तो प्राप्त नहीं होगा, किंतु अब नहरें खोद करके ये बना ली इन्होंने सिंचाई की प्रणाली। तो अब दूर दराज के क्षेत्र, नदियों से जल दूर दराज के क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से अब पहुंच जाता है और अब वहां भी खेती संभव हो सकी है। फिर वैदिक साहित्य में दो शब्दों का उपयोग हुआ, अनावृष्टि और अतिवृष्टि। अनावृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा, और जब अत्यधिक वर्षा हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आएगी तब भी फसलें नष्ट होंगी। और अतिवृष्टि मैं थोड़ा भूल गया हूं, दोबारा से आप समझ सकते हैं इस बात को। अनावृष्टि का मतलब है सूखा, जब वर्षा नहीं होगी, वर्षा न हो तो अनावृष्टि होती है, और सूखा हो जाएगी तब भी फसलें नष्ट हो जाएंगी। और अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा हो जाएगी तब भी बाढ़ आएगी और फसलें नष्ट हो जाएंगी। यानी बहुत फसलों के लिए जो वर्षा का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, मानसून पर आधारित दिखाई दे रहा है, और वहाँ बाढ़ और सूखे की संभावनाएं भी भरपूर दिखाई दे रही हैं। इकोनॉमी वैदिक सभ्यता से संबंधित है, जो कि उससे संबंधित कुछ शब्द अगर हमने जान लिए तो इससे संबंधित सारी चर्चा हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ शब्द कौन कौन से हैं? अगर हम ऋग्वैदिक कालखंड से बात करें तो तक्षण, ये उद्योग से संबंधित हो सकता है। तक्षण का मतलब है बढ़ई, यानी यहां लकड़ी का काम हो रहा है।
उद्योग के रूप में लकड़ी से संबंधित काम किया जाता है और जो व्यक्ति इस काम को करता है, जिसे कि हम आजकल बढ़ई कहते हैं, उसे उस समय में तक्षण कहते हैं। फिर एक शब्द हिरण्य मिल रहा है। हिरण्य को आजकल हम सोना कहते हैं। सोने को ही हिरण्य कहा जाता था। तो हिरण्य से एक वस्तु बनाई जाती थी, आभूषण बनाया जाता था। तो उसके लिए एक शब्द मिलता है निष्क। निष्क का मतलब आभूषण है और सोने से ही निर्मित होता था ये। तो निष्क से संबंधित प्रश्न बन ही सकता है कि ये क्या था। फिर करघी। करघी यानी वस्त्रों को बुनने के लिए, यानी यहाँ से बात थोड़ी सी ये पता चलती है कि छोटे मोटे स्तर पर अभी वस्त्रों का निर्माण होता था। सीता क्या है? सीता मतलब जो हल जोतता है, उसके बाद जो नालियां बन जाती हैं, जो छोटी छोटी हमें नालियां दिखाई देती हैं, उनको सीता कहा जाता है। लांगल के बारे में हम बात कर चुके हैं। लांगल तो हल ही है। उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत कुछ शब्द जान लें तो बिदलकार है। बिदलकार मतलब बेंतकार। बेंत के सामान बनाने वाला बिदलकार कहलाता था। कृष्ण अयस क्या था? कृष्ण का अर्थ मतलब काला, अयस मतलब धातु, यानी कि जो धातु काली है वही कृष्ण अयस है। कौन सी ऐसी धातु है? लोहा है। उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत लोहे की हमें सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, युद्धक उपकरण प्राप्त होते हैं। तो हमने कहा कि ब्रॉन्ज एज तो पिछली वाली थी, हड़प्पा सभ्यता वाली। ये आयरन एज आ गई है उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत। तो अब चांदी के लिए एक शब्द मिलता है। चांदी के लिए रूप्य। रूप्य कहा जाता था चांदी को। और ऋण के लिए एक शब्द मिलता है कुसीद। कुसीद का मतलब ऋण, लोन। यानी कि इस समय में लोन दिया जाता था। ऋणदाता थे जिनके पास अतिरिक्त धन था, वो एक दूसरे को ऋण देते थे। क्योंकि इस समय में ऋण देते थे, ब्याज लेते थे, तो ऐसे लोगों को थोड़ा निम्न कोटि का समझा जाता था। ये इस व्यवसाय को निम्न कोटि का समझा जाता था, इसीलिए इसे कुसीद या कुसीदिन कहा गया। कुसीदिन यानी ऋणदाता। ठीक है, यहाँ से हमारी सारी चर्चा इकोनॉमी से संबंधित जो चर्चा हो सकती थी वो कंप्लीट हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम वैदिक कालखंड से संबंधित अन्य सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक दशा कैसी है, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है। सारी चीज़ों पर हमारी चर्चा होगी। और इसी के साथ हम आज की चर्चा को विश्राम करते हैं, किंतु आपसे फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि हम बड़े परिश्रम के साथ ये सारी चीज़ें आपके सामने लाते हैं। तो आपकी समझ अगर बेहतर होती है इस चीज़ से, तो आपका कुछ नहीं जाता लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में, तो करिए आप। ठीक है, जिससे कि और लोग भी लाभ इसको ले पाएं और हम भी थोड़ा मोटिवेट हो पाएं ऐसी ही चीज़ों को